इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। लेकिन किसी शहर को सीधे राजधानी का दर्जा कैसे दे दिया गया? मतलब इसके पीछे क्या वजह रही होगी? देखिए, वजह थी वहां के साक्ष्य। जब हम कालीबंगा के उत्खनन को देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं थी। वहां से जुते हुए खेत मिले हैं जिनमें हल्के स्पष्ट निशान हैं। अच्छा, जुते हुए खेत। हाँ, जो उन्नत कृषि को दर्शाते हैं। इसके साथ ही 7 आयताकार हवन कुंड मिले हैं जो एक बहुत व्यवस्थित धार्मिक कर्मकांड की तरफ इशारा करते हैं। और आपको पता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही है काली चूड़ियां। जो मिट्टी की बनी हुई वहां से भारी मात्रा में मिली थी, है ना? बिल्कुल। इसके अलावा वहां ऊंट की अस्थियां, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग, हाथी दांत की कंघी और सिलबट्टा भी मिला है। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज है वो है भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, लकड़ी की नाली और अंत्येष्टि संस्कार। एक मिनट, लकड़ी की नाली और भूकंप के साक्ष्य? क्या हम इसे देखकर कह सकते हैं कि उनका डिजास्टर मैनेजमेंट आज के मॉडर्न शहरों जैसा था? हाँ, ये तुलना एकदम सटीक है। लकड़ी की नाली का इस्तेमाल करना बताता है कि वो स्वच्छता को लेकर कितने अवेयर थे, और भूकंप जैसी आपदा के बाद भी शहर का बचे रहना, ये उनका रेजिलियंस दिखाता है। बिल्कुल। और नोट्स में ये भी है कि वो सूती वस्त्र, हाथी दांत और मनके का निर्यात करते थे। जी। लेकिन परीक्षा के नजरिए से कालीबंगा की सबसे बड़ी खासियत है इसकी किलेबंदी। मतलब ये सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा नगर था जिसके निचले भाग की भी किलेबंदी की गई थी। निचले भाग की मतलब जहां आम लोग रहते थे। हाँ, आमतौर पर हड़प्पा के शहरों में सिर्फ उच्च नगर की किलेबंदी होती थी जहां शासक वर्ग रहता था। लेकिन कालीबंगा में सामान्य लोगों के हिस्से को भी दीवार से घेरा गया था, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम था। अरे वाह! तो कालीबंगा के बाद अगर हम सभ्यता के सबसे बेहतरीन नगर नियोजन वाले शहरों की ओर बढ़ें तो सबसे पहला नाम आता है धौलावीरा का। बिल्कुल। धौलावीरा हड़प्पा कालीन इंजीनियरिंग का चरम है। बाकी शहर जहां 2 हिस्सों में बटे थे, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। मतलब उच्च, मध्य और निम्न भाग। एकदम सही। डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये उनकी एडवांस्ड प्रशासनिक व्यवस्था दिखाता है। यही भारत में हड़प्पा की पहली खगोलीय वेधशाला या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिली है। और इनकी रक्षा प्राचीर पत्थर की बनी थी। साथ ही खेलों के लिए एक विशाल स्टेडियम भी मौजूद था। पर मुझे जो तथ्य सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है सुनामी के साक्ष्य और 16 तालाब। मतलब प्राचीन काल में इतना एडवांस्ड वाटर स्टोरेज कैसे मुमकिन था? देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ में था, जहां पानी की कमी रहती थी। इसलिए बारिश के पानी को सहेजने और बाढ़ या सुनामी से बचने के लिए उन्होंने जल प्रबंधन के तहत बांध और 16 बड़े तालाब बनाए। माइंड ब्लोइंग। और सुरकोटडा के बारे में क्या है? सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां, तराजू का पड़रा और बाकायदा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या बात है। और रंगपुर से कच्ची ईंटों का दुर्ग और चावल की खेती, मतलब धान की भूसी मिली है। हरियाणा के बनावली से मिट्टी का हल, जो कि एक खिलौना था, जौ के अवशेष और एक वॉश बेसिन मिला है। वो वॉश बेसिन, मतलब साफ सफाई उनकी रूटीन का कितना बड़ा हिस्सा थी। अब अगर हम हड़प्पा कालीन नगरों के क्रम की बात करें, जो कि सीढ़ी नुमा डायग्राम में दिया है। जी, परीक्षाओं के लिए ये क्रम रटना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, दूसरे नंबर पर हड़प्पा, फिर गनेड़ीवाल और चौथी पर राखीगढ़ी। हाँ, और ध्यान रहे, राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। हाँ। और 5वें नंबर पर आता है धौलावीरा, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा है। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के डायमेंशंस वो भी अक्सर पूछे जाते हैं। बिल्कुल। इसकी लंबाई थी 11.89 मीटर, चौड़ाई थी 7 मीटर और गहराई थी 2.44 मीटर। ये छात्रों को उंगलियों पर याद होना चाहिए। सही कहा। अब इतने सुनियोजित शहरों के पतन के बाद इतिहास एक मोड़ लेता है। शुरुआत होती है वैदिक सभ्यता की। जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि धौलावीरा जैसी शहरी सभ्यता से हम अचानक वापस एक ग्रामीण सभ्यता में कैसे आ गए? ये तो एकदम उल्टा हो गया। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब आर्य भारत आए तो उनका फोकस व्यापार से ज्यादा पशुपालन पर था। अब गायें और पशु पालने के लिए आपको बड़े चारागाह चाहिए, पक्के मकानों वाले तंग शहर नहीं। तो इसलिए जीवन शैली ग्रामीण हो गई। बिल्कुल। काल विभाजन देखें तो पूर्व या ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, जिसका स्रोत ऋग्वेद है। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है, जिसका स्रोत बाकी 3 वेद हैं। और आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है ना? इनकी भाषा संस्कृत थी। हाँ,
और यहाँ आर्य और द्रविड़ की तुलना का बॉक्स समझना जरूरी है। आर्य विदेशी माने गए, जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे और गोरे रंग के थे, जबकि द्रविड़ भारतीय मूल के थे, सिंधु सभ्यता के निर्माता और काले रंग के। समझ गई। और वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास जी ने किया था। इनकी संख्या 4 है। जी, और ज्ञान का क्रम एक तीर के निशान से समझें तो सबसे पहले वेद आए, फिर उन्हें समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक और अंत में दर्शन का चरम स्तर उपनिषद। लेकिन ये जो आर्य थे, ये आखिर आए कहाँ से थे? इसको लेकर विद्वानों में बहुत बहस है। मैक्स मुलर का कहना था कि वो मध्य एशिया से आए, वहीं बाल गंगाधर तिलक जी मानते थे कि वो उत्तरी ध्रुव से आए। उत्तरी ध्रुव मतलब क्या आर्य सच में इतनी भयंकर ठंड से निकलकर आए थे? तिलक जी ने वेदों के कुछ खगोलीय वर्णनों के आधार पर यह कहा था। इसके अलावा गाइल्स का मत है कि वो हंगरी से आए, एडवर्ड मेयर कहते हैं पामीर के पठार से, पेंका व हर्ट के अनुसार जर्मनी से, और दयानंद सरस्वती जी मानते थे कि वो तिब्बत से आए। काफी थ्योरीज हैं। अगर हम इनके आक्रमण के फ्लो चार्ट को देखें तो हाँ, ब्लैक बोर्ड पर ऐसे इमेजिन करें, पहले मध्य एशिया, फिर हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत पर आक्रमण किया, जहां सिंधु सभ्यता को हराया। फिर दशराज युद्ध हुआ, सुदास बनाम 10 राजा, और परिणाम ये रहा कि राजा सुदास की जीत हुई। और इनकी बसावट सरस्वती नदी के किनारे हुई, जी, जिसे उन्होंने देवी माता या मातेत माँ कहा। बिल्कुल। अब युद्ध जीतने के बाद ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? नोट्स के मुताबिक ये ग्रामीण, पशुपालन पर आधारित और राजतंत्रीय था, और यहाँ 4 वर्ण थे। जी, और उनका भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। लेकिन समाज की प्रथाओं की लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। सही और गलत प्रथाओं की बात करें तो उस समय दहेज प्रथा थी, जाति व्यवस्था भी थी, लेकिन वो जन्म नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। विधवा पुनर्विवाह था और महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। और हैरानी की बात यह है कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा एकदम नहीं थी। मतलब उस समय का समाज तो आज से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव था, है ना? कर्म आधारित जाति व्यवस्था इसका सबसे बड़ा सबूत है। विवाह व्यवस्था में नियोग प्रथा थी और अंतरजातीय विवाह बहुत सिंपल थे, अनुलोम और प्रतिलोम। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे। अनुलोम मतलब जब लड़का उच्च वर्ण का हो और लड़की निम्न वर्ण की, और प्रतिलोम इसका ठीक उल्टा है, लड़का निम्न वर्ण का और लड़की उच्च वर्ण की। बस इतना याद रखना है। अच्छा, अब प्रशासन की बात करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था तो ये एक सीढ़ी की तरह थी, नीचे से ऊपर की ओर। आप इमेजिन कीजिए, सबसे नीचे आपका परिवार है जिसे कुल कहते थे, मुखिया कुलुप, फिर कई कुल मिलकर ग्राम बने जिसका प्रमुख ग्रामीणी, ग्राम मिलकर विश बने, प्रमुख विशपति, विश से जन बना, प्रमुख राजन, और सबसे ऊपर पूरा राष्ट्र। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण इकाई पंचजन थी। ये तो बिल्कुल आज के सिस्टम जैसा है ना, परिवार से राष्ट्र तक। और प्रमुख अधिकारियों में पुरप मतलब दुर्गपति था, हाँ, स्पिश गुप्तचर थे, व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी, भागदू टैक्स वसूलता था, और उग्र पुलिस था। हाँ। स्पिश और उग्र को देखकर तो मुझे आज की रॉ या आईबी और पुलिस की याद आ गई। बिल्कुल वही काम था इनका। अब इस प्रशासन के भूगोल को देखते हैं। ऋग्वैदिक नदियां और उनकी शब्दावली, प्राचीन बनाम आधुनिक नदियों के नाम अक्सर मैच करने को आते हैं। जैसे सिंधु का इंडस, परुष्णी का रावी और वितस्था का झेलम। बिल्कुल। और सरस्वती का देवी माता। शब्दावली की बात करें तो यव का मतलब जौ था, अगन्या मतलब वो गाय जिसका वध ना किया जाए, और वरा मतलब उपजाऊ भूमि। और वपता, करम्ब, धन्व और परावत भी हैं। लेकिन एक शब्द है गविष्ठी, जिसका अर्थ है युद्ध। पर गायों की खोज का मतलब युद्ध कैसे हो गया? देखिए, उस समय संपत्ति सोना चांदी नहीं बल्कि गायां हुआ करती थीं। जिसके पास ज्यादा गायें वो उतना बड़ा राजा। तो गायों के लिए ही कबीलों के बीच युद्ध होते थे, जिसे गविष्ठी कहा गया। ओह, तो गायें ही सबसे बड़ा खजाना थी। अब देवताओं की बात करें तो ऋग्वैदिक देवता और प्रमुख शब्द। इंद्र उनके सबसे प्रिय देवता थे, फिर अग्नि, वरुण, सोम जो कि पेय पदार्थ या सोमरस के देवता थे, उषा, विष्णु और मरुत भी प्रमुख थे। और अगर शब्दों के उल्लेख का डेटा देखें तो पिता शब्द 345 बार आया है, लेकिन गंगा नदी का नाम सिर्फ 1 बार और सिंधु का 55 बार। ऐसा क्यों? ये डेटा बहुत कुछ कहता है। गंगा का नाम 1 बार आने का मतलब है कि प्रारंभिक आर्यों का मुख्य निवास सिंधु नदी के आसपास ही था। गंगा के मैदानों तक वो बहुत बाद में पहुंचे। समझ गई। और उनका प्रिय पशु घोड़ा था। जी। अब राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्थाएं और उपनिषद। तो 3 संस्थाएं थीं। विदत सबसे पुरानी थी, सभा बुजुर्गों की थी, और समिति आम जनता की संस्था थी। और उपनिषद तो 2 पद्य में और 2 गद्य प्लस पद्य में हैं, जिन्हें चंपू काव्य कहते हैं।
ये चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य का सीधा सा मतलब है जहां कहानी भी चल रही हो और बीच बीच में कविता भी गाई जा रही हो, गद्य और पद्य का मिक्स। अच्छा, और उपनिषदों में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे पुराना भी है। और हाँ, सत्यमेव जयते और तमसो मा ज्योतिर्गमय के स्रोत भी यहीं से है ना? जी बिल्कुल। सत्यमेव जयते तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये कितना अहम है। अब बात करते हैं मूल ग्रंथ ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और लगभग 1.5 लाख शब्द हैं। इसे पढ़ने वाले को होत्री कहते थे और इसका उपवेद आयुर्वेद है। प्रमुख मंडलों में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और चौथे मंडल में कृषि और पृथुवैन्य का जिक्र है, जो भारत के पहले कृषि इंजीनियर थे। ये टाइटल उन्हें कैसे मिला? माना जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले कृषि के लिए हल और भूमि को समतल करने की तकनीक का इस्तेमाल किया था। क्या बात है। फिर 7वें मंडल में दशराज युद्ध है, 8वें में हस्तलिखित खिल हैं, 9वें में सोम का जिक्र है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त बहुत अहम है क्योंकि इसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख है। और एक साइड नोट है कि उन्हें लोहे और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। एकदम सही। तो ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल के बाकी 3 वेदों पर आते हैं। शुरू के 3 वेदों को वेदत्रयी कहते हैं। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। सामवेद संगीत से जुड़ा है, सारेगामा यहीं से आया, इसे उद्गात्री पढ़ते थे। यजुर्वेद यज्ञ और कर्मकांड से जुड़ा है, जो गद्य और पद्य दोनों में है। और अथर्ववेद, ये तो बाकी तीनों से एकदम अलग लगता है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण और बीमारियों का जिक्र है। जी, इसे ब्रह्मावेद भी कहते हैं। समाज के विकास के साथ जो आम इंसान की रोजमर्रा की समस्याएं थीं, वो इसमें दिखती हैं। इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई है और सभा समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। हाँ, वेदों की कठिन भाषा को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं ना? हाँ, ये एक तरह से गाइड बुक्स थीं। वेदों से इनका मिलान करें तो ऋग्वेद का ऐत्रेयी, सामवेद का पंचवेश, यजुर्वेद का तैत्तिरीय या शतपथ और अथर्ववेद का गोपथ। और 6 वेदांग भी हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। ये तो मुझे आज के समय के डिकोडिंग टूलकिट या सॉफ्टवेयर प्लगइन्स जैसे लगते हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अगर हम केंद्र से निकलते 6 वेदांगों को ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करें तो हर एक का अपना एक काम है वेदों को डिकोड करने के लिए। बिल्कुल। अब यह देखते हैं कि इन वेदों ने इंसान की पूरी जीवन चक्र को कैसे डिजाइन किया। 16 संस्कार और 4 आश्रम। ये एक जिगजैग रास्ते जैसा है। गर्भाधान से शुरू होकर नामकरण, विद्यारंभ, विवाह से होते हुए अंत्येष्टि तक पूरा फ्लो 16 संस्कारों का है। और 4 आश्रम तो एक टाइमलाइन है। 0-25 ब्रह्मचार्य, 25-50 गृहस्थ, 50-75 वानप्रस्थ और 7500 संन्यास। पर क्या सच में हर इंसान 100 साल जीता था या ये बस एक आइडियल टाइमलाइन थी? देखिए, ये जीवन के 4 क्वार्टर की तरह एक आदर्श टाइमलाइन थी, समाज को अनुशासित रखने के लिए। समझ गए। अब आते हैं महाकाव्यों पर, रामायण और महाभारत। रामायण सबसे पुराना है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। अनुवाद बॉक्स में देखें तो तुलसीदास, कंबन, बदायूनी आदि ने इसका अनुवाद किया। और रामचरितमानस के 7 कांडों का क्रम छात्रों को बहुत परेशान करता है। इसे एक तीर के निशान वाले फ्लो में याद रखें। राम जी का जन्म, बालकांड। अयोध्या में रहे, अयोध्या कांड। जंगल गए, अरण्य कांड। किष्किंधा पहुंचे, किष्किंधा कांड। हनुमान जी लंका गए, सुंदरकांड। युद्ध हुआ, लंका कांड। और लौट आए, उत्तरकांड। एक सांस में फ्लो। बहुत आसान हो गया। और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा और इसका पुराना नाम जय संहिता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। जी, और इस ऐतिहासिक अध्ययन का अंतिम पड़ाव है पुराण और भगवान विष्णु के 10 अवतार। पुराणों की संख्या 18 है। रचयिता लोमहर्ष थे। सबसे पुराना मत्स्य पुराण है और 10 अवतारों की टेबल में मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि हैं। बिल्कुल। इस क्रम को देखकर मुझे डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन याद आती है। मतलब मछली से लेकर एक विकसित इंसान तक का सफर। बहुत खूब पकड़ा आपने। और एग्जाम के लिए पुराण और राजवंश का मिलान याद रखें। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से और वायु पुराण गुप्त वंश से जुड़ा है। बस हमारे नोट्स की क्लास यहाँ कल्पना कीजिए एक ऐसी विशाल और फैली हुई सभ्यता की जहाँ पक्की ईंटों के मल्टी स्टोरी मकान हों, ग्रिड सिस्टम पर आधारित चौड़ी सड़कें हों और ढकी हुई नालियां हों, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी हो। सुनने में तो किसी आधुनिक शहर जैसा लगता है। बिल्कुल।
लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी सभ्यता में खुदाई के दौरान एक भी तलवार नहीं मिली। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम ठीक इसी शांतिपूर्ण और रहस्यमय दुनिया में उतरने वाले हैं। यानी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं आप। हाँ, हमारे पास कुछ बेहद विस्तृत और क्रमबद्ध स्रोत मौजूद हैं, बिल्कुल एक क्लासरूम नोट्स की तरह। और हमारा मिशन इन तथ्यों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उस क्यों और कैसे को डिकोड करना है जिसने इंसान को गुफाओं से निकालकर एक आधुनिक सभ्यता का निर्माता बना दिया। केवल तारीखों का एक उबाऊ ढेर मान लेते हैं। सही कहा, स्टूडेंट्स को यही लगता है। पर अगर हम इसके पैटर्न को समझें तो ये एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक क्रम में आगे बढ़ता है। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बुनियाद से, ये समझते हुए कि पहले क्या हुआ, फिर उसका परिणाम क्या निकला और इसके बाद समाज कैसे बदला। तो चलिए सबसे पहले इस विषय की जमीन तैयार करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। इतिहास को एक व्यवस्थित विषय बनाने का श्रेय आखिर किसे जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। वो यूनान यानी ग्रीस के निवासी थे। अच्छा, ग्रीस के? हाँ, उनकी अहमियत इसलिए है क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिका नाम की एक किताब लिखी। वहां उन्होंने पहली बार बिखरी हुई घटनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में पिरोने का प्रयास किया। घटनाओं को याद रखने के बजाय उन्हें दर्ज करने की ये परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। ओह, तो हिस्टोरिका से इतिहास का जन्म हुआ। और इन घटनाओं को दर्ज करते समय जो समय का पैमाना हम इस्तेमाल करते हैं, ये बीसी और एडी, इसके पीछे का क्या विज्ञान है? ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। मैं समझाती हूँ। ये समय को एक सीधी रेखा में समझने का वैश्विक तरीका है। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। इसको आजकल बिफोर कॉमन एरा या बीसीई भी कहा जाता है। यानी 0 से पहले का समय। बिल्कुल, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है, जहां हम समय को पीछे की ओर गिनते हैं। और एडी यानी एनो डोमिनी, जो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ता है। सही है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी इतिहास का वर्गीकरण। हमारे स्रोत बताते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, और ये विभाजन इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास उस दौर को समझने के लिए क्या टूल्स या साक्ष्य मौजूद है। पहला हिस्सा है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस दौर में क्या खासियत थी? ये वो अंधकार युग है जब इंसान के पास कोई लिपि नहीं थी, उसे लिखना नहीं आता था। हमारे पास उस दौर का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पाषाण काल यानी पत्थरों का युग इसी का हिस्सा है, जहां हम केवल उनके द्वारा छोड़े गए पत्थरों से उनकी जिंदगी का अंदाजा लगाते हैं। और दूसरा हिस्सा है आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यहाँ कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है ना? बहुत पेचीदा। देखिए, इस काल में इंसान ने लिखना सीख लिया था। हमारे पास उनके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हम आज तक उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। यानी लिखा तो है पर समझ नहीं आता। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसी काल में आती हैं। उनके पास भाषा थी, पर हमारे लिए वो एक अनसुलझी पहेली है। फिर तीसरा और अंतिम चरण आता है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड। यहां आकर तस्वीर साफ हो जाती होगी। हाँ, क्योंकि लिखित साक्ष्य मौजूद भी हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पढ़ा भी जा सका है। भारत में 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर 1947 की आज़ादी तक का समय इसी स्पष्ट ऐतिहासिक काल में आता है। अगर मैं इसे एक उपमा दूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे प्रागैतिहासिक काल में इंसान के पास कोई डायरी थी ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल में उनके पास डायरी तो आ गई, उन्होंने उसमें लिखा भी, पर वो किसी एलियन भाषा में है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। सही पकड़ा आपने। और ऐतिहासिक काल वो है जहां हम अंततः उनकी डायरी पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है इसे समझने का। और उस डायरी के पहले पन्ने तक पहुंचने से पहले हमें उस दौर में जाना होगा जब इंसान का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना था, यानी सर्वाइवल मोड। हाँ, हमें पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड से शुरू करना होगा, जो अज्ञात समय से लेकर 10,000 बीसी तक चला। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये वो समय था जब इंसान एक जगह टिक कर नहीं रहता था। सही। वो पूरी तरह से एक खाना बदोश यानी नोमैड था। भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकना उसकी नियति थी। और औजार के नाम पर उसके पास सिर्फ अंगाड़े, बेतरतीब पत्थर थे। वो जानवरों का शिकार करता और कच्चा मांस खाता था। लेकिन फिर मानव इतिहास की सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रांति हुई, आग की खोज। आग,
हम आज इसे कितनी आसानी से लेते हैं, लेकिन उस समय इसके क्या मायने रहे होंगे। आग ने इंसान के सर्वाइवल की पूरी दिशा बदल दी। पहली बार उसे भयानक ठंड से बचने का साधन मिला, जंगली जानवरों को दूर रखने का एक हथियार मिला, और सबसे बड़ी बात, कच्चे मांस को भूनकर खाना शुरू करने से उसके पाचन और मस्तिष्क के विकास में बहुत बड़े बदलाव आए। ओ, तो दिमाग का विकास भी वहीं से तेज हुआ। बिल्कुल। इसी सुरक्षित माहौल में इंसान ने पहली बार अपनी कलात्मकता भी दिखाई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इन गुफाओं में इंसान ने पहली बार रॉक पेंटिंग की। भीमबेटका तो काफी मशहूर है। इसकी खोज कब हुई थी? V.S. वाकनकर ने 1957-58 में इन गुफाओं की खोज की थी, और इनके महत्व के कारण ही 2003 में इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सर्वाइवल के साथ साथ रचनात्मकता का जन्म। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं मध्यपाषाण काल में, यानी मेसोलिथिक पीरियड। ये 10,000 BC से 4,000 BC तक रहा। यहाँ पत्थरों के औजारों में क्या बदलाव आया? स्रोत में एक शब्द है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ इस काल की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग थी। पूरा पाषाण काल में इंसान बड़े और भारी पत्थरों का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसने पत्थरों को तराश कर छोटे, नुकीले और धारदार औजार बनाना सीख लिया था। ये तो ऐसा हुआ जैसे इंसान ने एक भारी भरकम हथौड़े को छोड़कर एक सर्जन के स्कैल्पल का इस्तेमाल करना सीख लिया हो। सटीक तुलना है। इन छोटे औजारों को लकड़ी या हड्डी के हत्थे में फंसाकर तीर, कमान और भाले बनाए गए। अब इंसान को शिकार के बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं थी, वो दूर से और अचूक वार कर सकता था। ये तो शिकार के नियम ही बदल गए। और इसके अलावा क्या सीखा उसने? इसी काल में इंसान ने एक और बड़ा कदम उठाया, पशुपालन। आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में है, और बागौर, जो राजस्थान में है, वहां से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं कि इंसान का पहला पालतू पशु कुत्ता था। अच्छा, डॉग्स तब से हमारे दोस्त हैं। हाँ, और साथ ही समाज में एक और व्यवस्था बन रही थी, शव दफनाने की प्रथा। उत्तर प्रदेश के लेखा खाइया से 17 मानव कंकाल मिले हैं। महादहा से तो युगल समाधियां मिली हैं, यानी 2 लोगों को एक साथ दफनाना। वाह, युगल समाधि। और क्या मिला? गुजरात के लंगनाच से पशुओं की हड्डियां मिली हैं। कुचाई और जलाहाली भी इस काल के प्रमुख स्थल रहे हैं। ये सब हमें नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज की ओर ले जाता है, जो 4000 BC से 2500 BC तक चला। यहाँ आकर चीजें अचानक से बहुत तेजी से बदलने लगती हैं, है ना? क्योंकि यहाँ आकर इंसान ने प्रकृति के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया था, और वो था कृषि। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ सबसे पुरानी कृषि बस्ती मानी जाती है। तो वहाँ उन्होंने पहली फसल उगानी शुरू की। हाँ, बेलन नदी के पास इंसान ने पहली बार गेहूं और जौ की फसल उगाई। अब जरा इसकी कॉज एंड इफेक्ट श्रृंखला को समझिए। जब आप खेती करते हैं तो आपको फसल पकने तक महीनों एक ही जगह पर रुकना पड़ता है। मतलब खाना बदोश जिंदगी का अंत, अब भटकना बंद। ठीक कहा। और जब फसल कटती है तो अनाज का एक सरप्लस पैदा होता है। आप उसे हाथ में लेकर तो घूम नहीं सकते। उस अनाज को सुरक्षित रखने की जरूरत ने एक और बड़े आविष्कार को जन्म दिया, और वो था बर्तन, यानी पॉटरी। समझ गया, स्टोरेज के लिए बर्तन। प्रयागराज से हमें बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कर्नाटक के संगनकलू से राख के टीले मिले हैं। सोहन घाटी, बेलन घाटी और सिंहभूम में भी इस युग की हलचल दिखाई देती है। इसी समय इंसान ने पहिए का आविष्कार किया और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी शुरू कर दी। देखिए, किताबों में अक्सर पहिए को इंसान की सबसे महान खोज कहा जाता है, लेकिन अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो आग की खोज और कृषि ने ही इंसान को एक जगह रुकना और समाज बनाना सिखाया। पहिया तो बस उस समाज को गति देने के लिए आया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कृषि ने जिस ठहराव को जन्म दिया, उसी ने जमीन के नीचे दबे संसाधनों को खोजने का वक्त दिया। इंसान ने पत्थरों से आगे बढ़कर पहली बार धातु की खोज की, और वो पहली धातु थी तांबा, यानी कॉपर। तो पत्थर से सीधे कॉपर पर आ गए। हाँ, यहीं से ताम्रपाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है। और उसके बाद जब इंसान ने तांबे के साथ टिन को मिलाया तो एक मजबूत मिश्रित धातु तैयार हुई, जिसे हम कांसा या ब्रॉन्ज कहते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे स्रोत के हिसाब से
यहाँ अभी तक लोहे का यानी आयरन का कोई जिक्र नहीं है। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही। लोहा बहुत बाद की चीज है। लोहे के साक्ष्य हमें उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा से मिलते हैं। फिर ताम्रपाषाण काल में भारत के अलग अलग हिस्सों में कृषि आधारित ग्रामीण संस्कृतियां पनप रही थीं। कहाँ पर? राजस्थान में बनास या ताम्रवती संस्कृति थी, जहां तांबे का प्रचुर भंडार था। मध्य प्रदेश में कयाथा और मालवा संस्कृति विकसित हुई। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति पनपी। ये सभी छोटे छोटे ग्रामीण समाज थे। और यहीं पर इतिहास एक बहुत बड़ा रहस्य हमारे सामने रखता है। इन छोटी छोटी ग्रामीण संस्कृतियों के बीच से अचानक विश्व की सबसे महान, सबसे आधुनिक सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खड़ी हो गई? ये विकास की एक स्वाभाविक लेकिन तेज प्रक्रिया थी। जब कृषि में सरप्लस बढ़ा तो लोग सिर्फ खेती से हटकर अन्य शिल्पों और व्यापार की ओर मुड़े। व्यापार के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ी, जिससे दूर दराज के इलाकों से संपर्क हुआ। यानी ट्रेड ने नेटवर्क बनाया? हाँ, इसी व्यापारिक नेटवर्क और सरप्लस धन ने गांवों को विशाल नगरों में बदल दिया। 2500 बीसी से 1750 बीसी तक फली फूली इस सभ्यता को हम हड़प्पा, सरस्वती, कांस्य युगीन या सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता की खोज की कहानी भी एक दिन की नहीं है ना, इसके पीछे भी एक लंबी टाइमलाइन है। इसकी शुरुआत एक सुगबुगाहट से हुई। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इन पुराने खंडहरों की ओर ध्यान खींचा। फिर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके का पहला सर्वे किया। पर असल खोज तो बाद में हुई होगी। हाँ, दुनिया को इस महान सभ्यता का पता चलने में दशकों लग गए। 1921 में जाकर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की विधिवत खोज की और अंततः 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने आधिकारिक तौर पर दुनिया को बताया कि हमने एक खोई हुई सभ्यता खोज ली है। यहाँ ASI का जिक्र आया है तो ये भी जानना जरूरी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जनक थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान महानिदेशक यदुबीर सिंह रावत हैं। सही जानकारी दी आपने। अब जरा उन शहरों के अंदर चलते हैं। जब हम कहते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो वो शहर दिखते कैसे थे? वो शहर आज के आधुनिक आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर सकते हैं। मकान ग्रिड पद्धति पर बने थे। ग्रिड पद्धति यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस। हाँ, जहाँ सड़कें शतरंज के बोर्ड की तरह एक दूसरे को समकोण यानी राइट एंगल्स पर काटती थीं। मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था और कमाल की बात यह है कि पूरी सभ्यता में ईंटों का एक मानक अनुपात था, 4.2.1, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो। 4.2.1 का फिक्स्ड अनुपात? ये तो बिल्कुल आज के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जैसा लगता है, जहां हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा समाज कैसा था वहां का? ये समाज मातृसत्तात्मक यानी मेट्रियार्कल था और इस पूरी सभ्यता का भौगोलिक आकार एक विशाल त्रिभुज यानी ट्रायंगल जैसा था। और उनकी उस रहस्यमयी लिपि के बारे में क्या जानकारी है? उनकी लिपि भाव चित्रात्मक यानी आइडियोग्राफिक थी। वे अक्षरों की जगह चित्रों से अपनी बात कहते थे। इसे लिखने का तरीका भी बहुत अनोखा था, जिसे बूस्ट्रोफिडॉन शैली कहते हैं। बूस्ट्रोफिडॉन, ये क्या होता है? इसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर दूसरी पंक्ति वापस बाएं से दाएं की तरफ आती थी। रुकिए, तो वे दाएं से बाएं जाते और फिर अगली लाइन के लिए पेज के उस पार वापस जाने के बजाय वहीं से उल्टे अक्षरों में बाएं से दाएं आ जाते। ये तो किसी सांप के रेंगने जैसा पैटर्न हुआ। इसे डिकोड करना तो वाकई किसी बुरे सपने जैसा होगा। बिल्कुल, यही कारण है कि ये आज तक एक रहस्य है। अगर हम इस सभ्यता के विस्तार और स्थलों की बात करें तो कार्बन 14 डेटिंग तकनीक, जो कार्बन के क्षय को मापकर पुरानी चीजों की उम्र बताती है, उसके अनुसार हरियाणा का भिर्राना सबसे प्राचीन नगर है। इसे कब खोजा गया था? इसे 2014 में खोजा गया था। पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो है, लेकिन भारत की सीमा के अंदर सबसे बड़ा स्थल हरियाणा का राखीगढ़ी है। अच्छा, इन शहरों को बसाने वाले लोग कौन थे और इसकी सरहदें कहां तक फैली थीं? इन निर्माताओं को संभवतः द्राविड़ माना जाता है। अगर सरहदों की बात करें तो उत्तर में जम्मू के मांडा, जो चेनाब नदी पर है, वहां तक इसका विस्तार था। और दक्षिण में? दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, जो प्रवरा नदी के पास है। और पूर्व और पश्चिम के छोर कहाँ थे?
पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो हिंडोन नदी के किनारे है, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक, जो दशक नदी पर स्थित है। ये वाकई एक बहुत विशाल साम्राज्य था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को बांधकर कौन सी चीज रख रही थी? क्या कोई धर्म था या सामाजिक व्यवस्था थी या इकोनॉमी थी? इकोनॉमी और व्यापार, यही इस सभ्यता का दिल था। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सभ्यता में किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बिना मंदिर का धर्म, तो पूजा किसकी होती थी? वे प्रकृति की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, पेड़, सांप और पशु पूजनीय थे। स्वस्तिका का चिन्ह इसी काल की देन है, और कुबड़ वाला बैल यानी हम्प्ड बुल उनका सबसे पवित्र पशु था। खाने और पहनने में वे लोग क्या इस्तेमाल करते थे? उनकी खेती बहुत उन्नत थी। मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। मिठास के लिए वे शहद का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़ों का उन्हें ज्ञान था, लेकिन उनका असली जोर व्यापार पर था। तो वहां राजकाज कौन चलाता था? वो राजा होते थे क्या? उनका शासन किसी क्रूर राजा के बजाय संभवतः वणिक वर्ग यानी मर्चेंट क्लास के हाथों में था। उनके पास लोथल और सुरकुटादा जैसे बड़े बंदरगाह थे। इसका मतलब वे आयात निर्यात में उस्ताद थे। बहुत बड़े स्तर पर। राजस्थान की खेतरी, बलूचिस्तान और ईरान से तांबा लाते थे। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, सोना और टिन का आयात होता था। सोना कर्नाटका से भी आता था और ईरान से सीसा यानी लीड मंगवाया जाता था। ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन थी। और इस व्यापार के लिए पेमेंट कैसे होती थी? व्यापार के लिए वे सेल खड़ी यानी स्टे टाइट से बनी आयताकार या गोलाकार मुहरों का इस्तेमाल करते थे। इन मुहरों पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु या वन हॉर्न्ड एनिमल छपा होता था। वे टेराकोटा के बर्तन बनाते थे और बैलगाड़ियों से सामान ढोते थे। यही वो बिंदु है जहां यह सभ्यता मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। इतना सारा पैसा, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और जैसा आपने पहले बताया, लोहे का कोई ज्ञान नहीं, यहां तक कि उन्हें तलवार तक के बारे में नहीं पता था। बिना हथियारों की होड़ के एक शांतिपूर्ण व्यापारी समाज जो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा था। ये शहर आमतौर पर 2 टीलों में बनते थे। पूर्वी टीले में आम जनता रहती थी और पश्चिमी टीले पर एक सुरक्षित दुर्ग होता था जहां शायद शासक वर्ग रहता हो। क्या इसका कोई अपवाद भी है? हाँ, गुजरात का धोलावीरा इसका अपवाद है। वो 3 टीलों में बनता था और इसके उत्कृष्ट जल प्रबंधन के कारण इसे 2021 में यूनेस्को की 40वीं साइट घोषित किया गया। इतनी शानदार व्यवस्था ढा कैसे गई? और क्या उस समाज में कुछ बुराइयां भी थीं या सब कुछ परफेक्ट था? देखें, कोई भी समाज पूरी तरह आदर्श नहीं होता। साक्ष्यों से इशारा मिलता है कि वहां पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक कुप्रथाएं मौजूद थीं। और इनके पतन का क्या कारण रहा? जहां तक इनके पतन का सवाल है, सबसे प्रामाणिक कारण बाढ़ को माना जाता है। नदियों ने अपना रास्ता बदला और पानी ने इन व्यापारिक नगरों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। अब समय है उन स्थानों पर बारीक नजर डालने का जिन्हें पुरातत्वविदों ने उस मिट्टी से बाहर निकाला। हमारे पास 19 प्रमुख स्थलों का एक पूरा डेटाबेस है। चलिए, इस पूरी सभ्यता का एक भौगोलिक टूर करते हैं, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत फायदेमंद रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। हम इस मैप की शुरुआत करते हैं इस सभ्यता के पहले 2 सबसे विशाल महानगरों से। पहला है हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी ने सहीवाल, जो अब पाकिस्तान में है, वहां रावी नदी के तट पर इसे खोजा। इसका आकार कितना बड़ा था? ये 5 किलोमीटर में फैला एक ग्रिड सिटी था। इसके आवासीय क्षेत्र के दक्षिण में एक बड़ा कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 या सेमेटरी H नाम दिया गया है। हड़प्पा से ही हमें कुछ बहुत ही खास मोहरें और मूर्तियां मिली थी, है ना? हाँ, हड़प्पा से सबसे ज्यादा अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं। यहीं से हमें एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। बिल्कुल। इसके अलावा नटराजा जैसी पत्थर की मूर्ति, लाल पत्थर की मानव मूर्ति, शंख का बैल और गेहूं जौ के दाने भी यहीं से मिले हैं। एक नोट याद रखिएगा, कपास का सबसे पुराना साक्ष्य हमें नवा पाषाण स्थल मेहरगढ़ से मिला था। याद रहेगा। और ठीक 1 साल बाद सिंधु नदी के तट पर हमें दूसरा महानगर मिला, मोहेंजोदारो। सही कहा।
1922 में राखलदास बनर्जी ने लरकाना, सिंध में इसे खोजा। सिंधी भाषा में मोहनजोदारो का मतलब ही है मृतकों का टीला। इसे सिंध का बाग और स्तूपों का शहर भी कहा गया। यहाँ की आबादी काफी थी शायद। ये सबसे घनी आबादी वाला शहर था। यहाँ का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये दुनिया में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है। और यहाँ की सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार या ग्रेट ग्रैनरी थी। क्या यहाँ से भी कुछ अनोखी मूर्तियां मिली? हाँ, यहाँ से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति, ध्यानमग्न दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मोहर मिली हैं, जिन्हें शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। और आम जीवन से जुड़ी क्या चीजें मिली वहाँ? यहाँ से 20 स्तंभों वाला भवन, सूती कपड़ा और हर घर में कुएं होने के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों शहरों की भव्यता देखकर ही विद्वान पिगॉट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। ये तो हो गए दो महानगर। अगर हम सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में आगे बढ़ें तो वहाँ और क्या-क्या मिलता है? बलूचिस्तान में दशक नदी